जय हिंद साथियों। इस समय देश और दुनिया में जो चल रहा है वो किसी पिक्चर से कम नहीं है। और इस समय इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे जियो पॉलिटिक्स में हलचल बनी होती है। एक समय वो था जब केवल और केवल दुनिया का ध्यान रशिया और यूक्रेन की वॉर पर हुआ करता था, लेकिन उससे भी लोग बोर हो गए थे। अब ट्रंप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं कि वो लोगों को एंटरटेनमेंट देने से नहीं चूकते, लेकिन जिस ट्रंप को हम मजाक समझ रहे हैं उसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, जो कि आज के लिए नहीं, 2050 और 2060 के लिए सोची हुई एक स्ट्रैटेजी है जिसे यूएस यहां पर फॉलो कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रंप और उनके ऑब्सेशन ग्रीनलैंड को एनेक्स करने के बारे में। देखिए, जहां पर यूएसए ने वेनेजुला की सत्ता पलट करवाई, यहां के प्रेसिडेंट मादुरो को पकड़ा, उसने इस बात को साबित कर दिया कि यूएस के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाता। और उसने इसी बात के साथ एक चेक एंड बैलेंस भी कर लिया कि दुनिया में क्या कोई ऐसा देश है जो यूएस के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो जवाब मिला नहीं। वहीं ईरान की सत्ता को डायरेक्ट चैलेंज किया, आयतुल्ला अली खमेनी को डायरेक्टली बोल दिया कि अगर अब आपने अपने प्रोटेस्टर्स को मारना बंद नहीं किया तो कुछ ही दिन होंगे कि यूएस की फोर्सेस यहां पर उतर आएंगी। मतलब एक देश, एक सत्ता को डायरेक्ट खुली तौर पर एक वार्निंग देना। इसके बाद ट्रंप ने धमकी दे डाली क्यूबा और कोलंबिया जैसे लैटिन अमेरिकन देशों को। लेकिन इन सबके पीछे भी सबसे बड़ा पागलपन ट्रंप का दिख रहा है ग्रीनलैंड के पीछे। अब लोग इसे मजाक में ले रहे हैं कि ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्रंप पागल नहीं है। और आप लिटरली सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ट्रंप जो कर रहे हैं ये कितनी बड़ी सोची समझी प्लानिंग है। किस तरीके से केवल और केवल रशिया और चाइना का नाम लेकर यूएस अपनी खुद की रोटियां सेकने में यहां पर लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर ट्रंप या फिर यूएसए को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, क्यों इतना बड़ा पागलपन और ऑब्सेशन ग्रीनलैंड के लिए है, क्या ग्रीनलैंड में जो हिडन ट्रेजर्स है वो क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ इस समय एक नाटो वर्सेस नाटो कंट्रीज का गेम हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या नाटो खत्म हो जाएगा या सच में एक बहुत बड़ी त्रासदी की सिचुएशन हमें देखने मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रंप ने जो भी बोला वो मजाक क्यों नहीं है। तो देखिए, ट्रंप जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं वो उन्होंने वेनेजुला से शुरुआत की। वेनेजुला, अब उसके बाद ईरान, कोलंबिया, क्यूबा जैसे छोटे छोटे देश वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाले। मतलब कुछ ही टाइम होगा जब ग्रीनलैंड इनकी शायद झोली में आकर गिर सकता है। और क्या पता उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कनाडा को किया जाए, क्योंकि कनाडा को ही ट्रंप अपना 51 स्टेट बनाना चाहते थे यूएस का। अब ट्रंप जो भी बोल रहे हैं वो मजाक क्यों नहीं है, ऐसा मैंने क्यों बोला उसको ध्यान से समझिए। क्योंकि ट्रंप डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों को, ग्रीनलैंड के लोगों को, कि आप आइए और यूएसए को ज्वाइन कर लीजिए, बदले में हम आपको कुछ डॉलर्स देंगे। ये सब कुछ ट्रंप उस देश के लिए बोल रहे हैं जो अपने आप में अपनी प्रभुसत्ता को एंजॉय करता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए और वहां के लोगों के लिए। ऐसे में यहाँ के लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई हम नहीं आपके साथ मिलना चाहते। डेनमार्क इनफैक्ट नाटो कंट्रीज को बुला भी रहा है। यही कारण है कि फ्रांस की, यूरोप की, अलग अलग नॉर्वे की, सारी जगह की जो फोर्सेस है वो इस समय डेनमार्क यहाँ पर पहुंच चुकी है और ग्रीनलैंड भी पहुंच चुकी है। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि यूएस यहाँ पर डायरेक्ट वार्निंग दे चुका है कि अगले 2 महीने और ग्रीनलैंड का नक्शा हम पूरी तरीके से बदल देंगे। अब इसके पीछे ट्रंप जो सबसे बड़ा रीजन देते हैं वो ये है कि धीरे धीरे ग्रीनलैंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में रशिया और चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। इसके पहले कि रशिया और चाइना इसको कब्जा कर ले, अपनी यहाँ पर पावर को एनहांस कर ले, यूएस को नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है और इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस इसे कैप्चर करना चाहता है। सुनने में काफी फेमिलियर सा लग रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुतिन ने यूक्रेन के लिए बोला था। लेकिन तब पूरी दुनिया ने पुतिन को लेक्चर दिया था कि आप नेशनल थ्रेट के डर से, नेशनल सिक्योरिटी के डर से किसी देश के साथ इस तरीके का अत्याचार नहीं कर सकते। और बिल्कुल आज वही चीज यूएसए यहाँ पर करता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट अमेरिकन पार्लियामेंट ने यहाँ पर एक लॉ को प्रपोज किया जिसका नाम रखा गया ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। और ये एक्ट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को एक पावर दे रही है, जिस अगर ये बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री को, और बिना किसी लॉ या फिर यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की चिंता किए बिना, ग्रीनलैंड को डायरेक्टली कब्जा करवा सकता है। अब ये सब कुछ सीरियस क्यों है? क्योंकि देखिए, इस समय चाइना रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग को लीड कर रहा है। रशिया की बात करें तो वो आर्कटिक मिलिट्री को यहां पर एक्सेस कर रहा है। वहीं यूएसए इस समय कंट्रोल करता है दुनिया की फाइनेंसेस को और वेपन को। और ये तीनों की तीनों कंट्रीज
का जो एरिया है वो एक जगह पर जाकर कोलाइड होता है, वो है ग्रीनलैंड। एक अनटैप्ड, एक अनटच्ड कंट्री जिसको अभी तक किसी ने भी नहीं टच किया। और इसीलिए मैंने बोला था कि ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं वो बहुत सीरियस है। अब क्योंकि ग्रीनलैंड की पूरी कहानी समझने के पहले हमें इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी और थोड़ी सी हिस्ट्री समझना जरूरी है, तब हमें शायद ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये जो ग्रीनलैंड है इसके पीछे कौन सा इतना बड़ा ट्रेजर है जियोपॉलिटिक्स का या रिसोर्सेज का, जिसके लिए रशिया, चाइना और यूएसए तीनों पागल हुए पड़े हैं। इनफैक्ट इस हद तक पागल हैं कि जंग भी छेड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ग्रीनलैंड एक रिसोर्स रिच आइलैंड है। लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जगह मैप में जितनी बड़ी दिखती है, हालांकि उतनी बड़ी है नहीं। ये दुनिया का लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड है। हालांकि इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इतना बड़ी जगह होने के बावजूद भी केवल और केवल 56,000 रेसिडेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से भी आधी से ज्यादा जगह इस समय आइस से कवर देखने के लिए मिलती है। मतलब दुनिया की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक आपको देखने मिलेगा। अब इसकी लोकेशन भी समझिए कितनी अमेजिंग है। अगर आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है तो आप एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप के बीच में इसे पाएंगे। वहीं इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन जैसी इंपॉर्टेंट जगह है और इसके साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाता है। वहीं इसकी ईस्ट में ग्रीनलैंड सी, साउथ वेस्ट में डेविस स्ट्रेट और वेस्ट में बेफिन बे जैसी बड़ी बड़ी जगह शामिल है। मतलब आसान तौर पर बोले तो आर्कटिक को अटलांटिक से जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो ग्रीनलैंड ही आपको करते हुए दिखाई देगा। अब चूंकि ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका के ज्यादा करीब है, इसीलिए ट्रंप मानते हैं कि मुनरो डॉक्ट्राइन के अनुरूप हमें अधिकार है कि अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है तो हम किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। अब मुनरो डॉक्ट्राइन क्या है इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुकी हूं, आप चाहें तो यहां पर जाके इसको देख सकते हैं। अब दूसरी बहुत बड़ी चीज समझिए, इसे बोला जाता है GIU के गैप, अर्थात स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट। एक ऐसा चोक पॉइंट जिसकी वजह से तीनों की तीनों कंट्रीज एक दूसरे पर कंट्रोल यहां पर स्टैब्लिश कर सकती है और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है। इस GIU के गैप को ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम गैप बोला जाता है। अब ये एक मैरीटाइम पैसेज है जो आर्कटिक को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। अब इस लोकेशन की महत्वपूर्णता को समझिए कि नॉर्थ अटलांटिक एक्सिस को अगर आपको कंट्रोल करना है तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। सारे ट्रेड रूट्स इसी के बीच से जाते हैं और ऐसे में सिक्योरिटी और सर्विलेंस करना बहुत आसान और इजी हो जाता है। अब रशिया और अमेरिका के बीच की दूरी की बात करें तो फ्लैट मैप पे ये हमें जितनी दूर दिखाई देते हैं ये आखिर में उतनी दूर है नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी अर्थ का अपना एक शेप है, जियोइड शेप। उसे हम ग्लोब के हिसाब से समझ लेते हैं और अगर आप एक्चुअल ग्लोब पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया और यूएसए के बीच में केवल और केवल आपको ग्रीनलैंड दिखाई देगा। मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ग्रीनलैंड ही हो जाता है और इसी को द ग्रेट सर्कल रूट कहा जाता है। मतलब सोचिए अगर कभी रशिया को हमला करना हो तो वो ग्रीनलैंड के रास्ते से हमला कर देगा और सबसे पहले ग्रीनलैंड ही होगा जो देखेगा कि रशिया ने किसी भी तरीके की मिसाइल को लॉन्च किया है। आसानी से सबमरीन्स को आइस के नीचे छुपाया जा सकता है और इसकी वजह से जिसने भी इस रूट को कैप्चर कर लिया उसको यूरोप के साथ ट्रेड करना भी आसान होगा। मतलब अगर मिसाइल्स पोल से छोड़ी जाएंगी तो वो कुछ ही सेकंड्स और कुछ ही मिनटों में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगी। और इसी डर के कारण ट्रंप बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि हम यहाँ पर गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही डोम जैसा इजराइल के पास है जिसे वो आयरन डोम बोलता है। अब अमेरिका का बोलना है कि अगर हम इस एरिया को कैप्चर करते हैं तो हम एक गोल्डन डोम बनाएंगे जिसकी वजह से अगर रशिया कभी भी हमला करेगा तो हम उसे ग्रीनलैंड के पहले ही इंटरसेप्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया एक तो पोलर रीजन और दूसरा अगर यहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा तो कुछ ही मिनटों में ये पहुंचेगी और सबसे पहले ग्रीनलैंड ही इसे नोटिस करेगा और आसानी से ना केवल इन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है बल्कि डिस्ट्रॉय भी करा जा सकता है। तो ट्रंप जो ये बोल रहे हैं ये एक सोचा समझा प्लानिंग भी है। तो अब अगर हमें ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया है तो हमें हिस्ट्री भी समझना जरूरी है। कारण क्योंकि इसी से पता चलेगा कि यूएसए का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड इस समय ग्रीनलैंड में है और इसके पीछे हिस्ट्री ही जिम्मेदार है। बात करें 1721 की तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को कॉलोनाइज किया। इस समय जैसा आप सभी जानते होंगे कि ये डेनिश टेरिटरी है। हालांकि ये सेल्फ रूल पर चलती है बट एक डेनिश टेरिटरी के रूप में देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं 1916 की, जब यूनाइटेड स्टेट ने
डेनिश सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया। इन्होंने बोला कि ठीक है, ग्रीनलैंड में हम आपकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। बदले में यूएस ने डेनिश से उनका वेस्ट इंडीज अर्थात इस समय का वर्जिन आइलैंड $25 मिलियन गोल्ड्स में खरीद लिया और साथ ही साथ ये भी प्रॉमिस कर दिया कि वॉशिंगटन कभी भी डेनिश गवर्नमेंट के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सटेंड करने के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से 1946 में जर्मनी ग्रीनलैंड को इन्वेड कर लेता है और इसी के बाद यूएस के लिए सबसे बड़ा गेम चेंज होगा, क्योंकि यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो अब ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करेगा और अपना मिलिट्री बेस यहां पर स्टैब्लिश करता है। 1951 में यूएस और डेनमार्क के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन होता है, जिसमें यूएस मिलिट्री को पिथफुनिक एयर बेस, जो कि आपको नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड में देखने के लिए मिलेगा, वहां पर परमानेंट प्रेजेंस की परमिशन भी दे दी गई। 1953 में ग्रीनलैंड शिफ्ट हुआ कॉलोनी से एक फॉर्मल टेरिटरी में, लेकिन सिचुएशन ग्रीनलैंड के लोगों के लिए नहीं बदली। सिचुएशन बदली 1979 में, जब ग्रीनलैंड ने रेफरेंडम किया और उसके थ्रू यहां पर इन्होंने होम रूल की डिमांड की और इसी के साथ इनको होम रूल ग्रांट कर दिया गया। मतलब इनका खुद का प्राइम मिनिस्टर होगा, खुद की पार्लियामेंट होगी, खुद के लॉ होंगे, खुद के रूल्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फॉरेन पॉलिसीज और सिक्योरिटी डेनमार्क ही कंट्रोल करेगा। अब डेनमार्क, जो कि हिस्टोरिकली यूएस की प्रेजेंस को यहां पर एक्सेप्ट करता है और अकोमोडेट भी करता है, कारण बहुत ही क्लियर था, क्योंकि डेनमार्क जानता है कि वो ग्रीनलैंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही वो इतना ज्यादा कैपेबल था और इसीलिए उनको पता था कि यूएस की सिक्योरिटी गारंटी हमें नाटो के थ्रू मिलेगी और इसी की वजह से डेनमार्क नाटो का हिस्सा भी बनता है और साथ ही साथ उसको यूएस की सिक्योरिटी भी मिल जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यूएस की प्रेजेंस यहां पर बहुत ज्यादा है, यूएस की बहुत ज्यादा मिलिट्री बेसिस भी यहां पर है। उसके बाद भी मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर यूएस का एक खासा कंट्रोल आपको ग्रीनलैंड में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप चाहते हैं कि वो इसे इन्वेड करें और यहीं पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर हमारे पास ऐसा मौका आएगा कि हमें डेनमार्क और यूएसए के बीच किसी को चूज करना पड़ेगा तो हम डेनमार्क को चूज करेंगे, भले ही हमारे और उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उनके ऊपर जबरदस्ती अपनी एथनिसिटी थोपने का बात की जाए या फिर 1966-1991 का बर्थ कंट्रोल कैंपेन की बात की जाए, इन दोनों केसेस में, इसके अलावा भी कई केसेस हैं जिसमें डेनमार्क का रवैया ग्रीनलैंड के लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा और इसी वजह से डेनिश गवर्नमेंट ने कई बार माफी भी मांगी है और उनके लिए वो बहुत सारे फंड्स भी अलोकेट करता है। और यही रीजन है कि यहाँ के लोगों ने ये बोल दिया कि अगर हमें चूज करने का मौका दिया जाएगा तो आफ्टर नोइंग ऑल दिस ब्रूटैलिटी हमें ये पता है कि डेनमार्क अपनी बातों पर रहता है और वो हमारे हित के लिए सोचेगा, वहीं यूएस किसी का भी सगा नहीं। तो अब बात आती है कि इतने के बावजूद रियल रीजन क्या है। तो बात कर रहे हैं हम क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसे फ्यूचर ट्रेजर चेस गेम कहा जाता है। देखिए 2023 में यहाँ पर एक सर्वे करवाया गया और एक सर्वे कंडक्ट होने के बाद यूरोपियन कमीशन ने लगभग 34 मिनरल्स को क्रिटिकल रॉ मटेरियल डिक्लेयर किया। इसमें से ग्रीनलैंड में 25 मिनरल्स, इन 34 में से 25 मिनरल्स ग्रीनलैंड में भी पाए गए। इस समय चाइना की बात करें तो वो दुनिया के 80 से 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, उनका प्रोडक्शन करता है और साथ ही साथ पूरी दुनिया लगभग एक तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट भी है। अब ग्रीनलैंड की बात करें तो वो 30 से 40% ग्लोबल रिजर्व को यहां पर होल्ड करता है। ऐसे में भी चाहे हम बात करें नेचुरल ग्रेफाइट की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के जरूरी है, आयरन ओर, टंगस्टन, पैलेडियम, जिंक, गोल्ड, यूरेनियम या फिर ऑयल और गैसेस के मिनरल रिजर्व के बारे में भी बात कर ले, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यही सब तो फ्यूचर है। बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ना आप सोलर पैनल्स को इमेजिन कर सकते हैं, ना मोबाइल फोन्स, ना ड्रोन्स, ना ईवी। मतलब फ्यूचर है तो रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए ही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि चाइना के स्ट्रॉन्ग होल्ड को रोकने के लिए, इस एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ग्रीनलैंड को अपने पास लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर आइस मेल्ट होती जा रही है वैसे वैसे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स
आसानी से मिलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 80-90% एरिया आइस कैप में कवर था। ऐसे में इन एलिमेंट्स को निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल था। बट एज पर सो मैनी रिपोर्ट्स 2050 तक वो सिचुएशन आएगी जब आइस मेल्ट होने की सिचुएशन हो चुकी होगी। ऐसे में इन रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा और इसी के साथ यूएस इन पर कंट्रोल कर सकता है। हालांकि ट्रंप डायरेक्टली डिनाई करते हैं कि हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वी ऑल नो कि इसी की वजह से उन्होंने पैक्स सिलिका जैसे ग्रुप्स भी बनाए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया है वो है क्लाइमेट क्राइसिस। तो देखिए, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से आर्कटिक मेल्ट हो रहा है। अब सोचिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया के पास फ्रेश वाटर नहीं होगा। फ्रेश वाटर केवल वही होगा जहां पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे होंगे। तो अब ये सबसे बड़ा गेम है जो आपको समझना है। देखिए, जैसे जैसे आर्कटिक यहाँ पर पिघलना चालू होगा, फ्रेश वाटर का भंडार बन जाएगा। यूएसए ऐसे में इस पर कंट्रोल कर सकता हो, जिसके पास फ्रेश वाटर होगा वो यहाँ पर डोमिनेट करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही डिसीजन है जैसा यूएसए ने आज से 150-200 साल पहले अलास्का को कैप्चर करते टाइम लिया था। मतलब जब दुनिया त्राहिमाम की सिचुएशन में होगी तब यूएसए ग्रीनलैंड को एक ऐसी सिटी, एक ऐसी कंट्री के रूप में डेवलप करेगा जो कि फ्यूचरिस्टिक कंट्री होगी, जहां पर फ्रेश वाटर होगा, रिसोर्सेज होंगे, मिनरल होगा। मतलब आप उसे एक फ्यूचर सिटी समझ सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, ग्रीनलैंड के पास 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा रिसोर्सेज है मिनरल्स के, और जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये बात कितनी सच है उसे यहां तक समझ लीजिए कि बिल गेट्स और पीटर थील जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स ग्रीनलैंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो मतलब लॉजिक सिंपल है, जब आइस मेल्ट होगी मिनरल एक्सट्रैक्शन इजी होगा और यहां पर प्रॉफिट होगा दोगुना। तो अगर यूएसए की बिल्कुल इच्छा नहीं है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो क्यों ये बिलियनियर्स और मिलियनियर्स ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? और ट्रम्प तो खुद भी बिजनेसमैन है ना, प्रेसिडेंट तो वो बाद में बने, तो वो दिमाग भी वैसा ही चला रहे हैं। तो अब आपको एक बहुत बड़ा गेम यहां समझ में आ रहा होगा कि आयरन डोम के जैसा गोल्डन डोम तो बनाना ही है, वैसे ही वाटर और रेयर अर्थ मिनरल्स को भी प्रिक्योर करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जो है ग्रेट पावर गेम, जिसे हम 3 वे कंपटीशन भी बोलते हैं। अब देखिए, एक तरफ यूएसए है, एक तरफ चाइना और एक तरफ रशिया। तीनों के लिए आर्कटिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसका 1/4 रशियन टेरिटरी आर्कटिक रीजन में आ जाती है। ऑलरेडी उसके डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बहुत मौजूद है और साथ ही साथ उसे मॉडर्न आर्कटिक मिलिट्री बेसिस में बहुत महारत हासिल है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना 2018 में खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर चुका है और वो बार बार बोलता है कि हम पोलर सिल्क रूट बनाएंगे आर्कटिक के थ्रू। और ऐसे में लगातार रशिया और चाइना की जो आइस ब्रेकिंग शिप्स हैं वो नए नए रूट्स को खोज रही है। इस समय अगर हम बात करें तो रशिया के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे डेडलीस्ट आइस ब्रेकिंग शिप्स है। वहीं यूएसए के पास जहां मात्र 2 से 3 शिप है, वहीं रशिया और चाइना इसको डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट रशिया की बात करें तो उसके पास 30 से भी ज्यादा ऐसी डेडलीस्ट शिप है जो किसी भी तरीके की आइस को आराम से यहाँ पर तोड़ सकती है और आसानी से नए रास्ते बना सकती है। अब यूएसए की बात करें तो यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इनके हिसाब से ये गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं। मोनोरो डॉक्ट्राइन के हिसाब से अगर इनकी टेरिटरी को खतरा महसूस होता है तो ये उसे कैप्चर भी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करना, ताकि रशिया से भविष्य में होने वाली किसी भी वॉर से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके या फिर पहले हमला किया जा सके। अब वहीं ट्रेड रूट के बारे में बात की जाए तो इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड हमें स्वेज कैनाल के थ्रू देखने के लिए मिलता है। अब जिस तरीके से आर्कटिक की आइस यहाँ पर मेल्ट हो रही है, ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब अब आपको रूट्स के लिए स्वेज कैनाल पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे ही आर्कटिक का रूट यहाँ पर खुल जाएगा तो ग्रीनलैंड के थ्रू डायरेक्टली नेविगेशन किया जा सकता है। ऐसे में खर्चा भी कम होगा, टाइम भी कम लगेगा और इसी के साथ वेस्ट और यूरोप के बीच की जो कनेक्टिविटी है और जो ट्रेड रूट है उसे ज्यादा एनहेंस किया जा सकता है। अब बात करें नाटो के डिलेमा के बारे में तो देखिए, डेनमार्क एक नाटो कंट्री है और नाटो का एक लॉ बोलता है कि अगर किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है तो बाकी सारे मेंबर्स नेशन मिलकर यहाँ पर उसकी मदद करते हैं। हालांकि यूक्रेन के केस में तो हमें ऐसा नहीं देखने मिल रहा, बट ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर डेनमार्क के इंसिस्ट करने के बाद अलग अलग देशों की सेनाएं ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है। अब दूसरी तरफ यूएस खुद भी एक नाटो कंट्री है,
तो ऐसे में सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन गई है कि नाटो कंट्री वर्सेस नाटो की सिचुएशन। तो इससे दो ही चीजें होंगी, या तो नाटो का अलायंस पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, जो कि यूजुअली ट्रम्प खुद भी चाहते हैं, क्योंकि नाटो कितना कैपेबल है इस बात की टेस्टिंग सभी लोग कर चुके हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। नाटो के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड भी यूएसए करता है। ऐसे में नाटो के ग्रुप से अलग होना कहीं ना कहीं यूएस के लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई ग्रुप से एग्जिट कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए इस समय रशिया के 32 मिलिट्री बेसेस यहां पर बने हुए हैं ग्रीनलैंड में। वहीं नॉर्वे के पास 15 साइट्स, जो कि खुद एक नाटो मेंबर है। यूएस के पास लगभग 10 मिलिट्री बेसेस यहां पर है, और इसके अलावा नाटो के पास कुछ 5 और बेसेस भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अगर यूएसए नाटो मेंबर्स के साथ रहता है तो उसके लिए ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नाटो मेंबर्स की कंट्रीज तो रहेंगी जो कि रशिया के साथ चेक एंड बैलेंस कर सकती हैं। साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा खर्चे किए बिना ही यहां पर मिलिट्री बेसेस आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यूएसए चाहता है कि अब हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि रिसेंटली यूएसए की हरकतों की वजह से कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और इनफैक्ट कई नाटो मेंबर्स का जो कनेक्शन है वो चाइना के साथ, और कुछ कंट्रीज का रिलेशन रशिया के ज्यादा क्लोज देखने के मिल रहा है। मतलब जिस नाटो को रशिया के डर से बनाया गया था, अब शायद वही नाटो यूएस से डर रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। तो ऐसे में यूएसए क्या करने वाला है, इसी के हिसाब से डिपेंड करेगा कि नाटो या तो कोलैप्स होगा या फिर अब नाटो का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे एक चीज बहुत ही क्लियर हो जाती है कि नाटो की यूनिटी फ्रेजाइल हो रही है। मतलब एक पावरफुल कंट्री अपने ही अलाई कंट्री के ऊपर अटैक करती है, टेक ओवर करना चाहती है। इससे वर्ल्ड को मैसेज मिलेगा कि जिसके भी पास न्यूक्लियर पावर है वोट के जाए और किसी भी कंट्री को कैप्चर कर ले। मतलब किसी भी छोटी कंट्री की इंडिपेंडेंस की कोई वैल्यू यहां पर नहीं रह जाएगी। अब जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री सोच रहे हैं, अगर यूएस डेनमार्क के साथ ऐसा करता है तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी अब लग रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। मतलब रशिया और चाइना को एक मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है कि वेस्ट पूरी तरीके से डिवाइडेड हो चुका है। तो यूएसए जिस बात से डर रहा था कि रशिया और चाइना की प्रेजेंस को हमें काउंटर करना है, वो कहीं ना कहीं खुद ही इनवाइट कर रहा है रशिया और चाइना को कि नाउ यू कम इनटू माय टेरिटरी, और जो छोटी कंट्रीज हमसे डरे हुए हैं वो तुम्हारे साथ अलायंस वैसे भी कर बैठेंगे। तो मतलब जिस तरीके से वेस्ट में फाइट चल रही है, इसका पूरा फायदा चाइना और रशिया को मिलेगा। इनफैक्ट कनाडा ने रिसेंटली डिक्लेयर भी कर दिया है कि हम चाइना के साथ अपने क्लोज कनेक्शंस को बढ़ाएंगे। तो इसी की वजह से आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीनलैंड केवल और केवल ट्रंप के विजन के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रंप की सोची हुई एक बहुत बड़ी राजनीति है, जो फ्यूचर रिसोर्सेस, फ्यूचर ट्रेड रूट्स, फ्यूचर वॉर और फ्यूचर पावर के बारे में बताती है। क्योंकि आर्कटिक विल बी द न्यू सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वेरी सून, और वो टाइम बिल्कुल भी दूर नहीं होगा जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की जाए, या फिर फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, या फिर नए नेविगेशन रूल्स की। मतलब जिसके पास ग्रीनलैंड होगा उसके पास ये सारी की सारी पावर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इज ग्रीनलैंड वर्थ डिस्ट्रॉइंग द अलायंस? क्या डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी को ट्रंप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या नाटो सरवाइव कर पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।